मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी। इस संदर्भ में हम अनुवाद के लिए या अनुवाद के बारे में अपनी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। अनुवाद किस लिए किया जाता है या अनुवाद का क्या महत्व होता है, इस पर हमने विस्तार से देखा। अनुवाद के भेद कौन से होते हैं, यह बात भी हमने देखी। अब प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो अनुवाद का हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि में वो किस प्रकार से होता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 5 अंकों के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। किसी आपने अपठित यानी आपने जिसे पढ़ा नहीं है ऐसा कोई मराठी परिच्छेद होता है जिसे आपको हिंदी में अनुदित करना होता है। अनुवादित और अनुदित एक ही समान अर्थ से ये दोनों शब्द प्रयोग जो है वो प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय या उस परिच्छेद को हिंदी में अनुवादित करते समय हमको कौन कौन सी जो है वो सावधानियां बरतनी पड़ती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रश्न पत्र में जब आपके सामने वो मराठी परिच्छेद आता है तो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है उसको आप गंभीरता से पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ें। फिर उसको पढ़ने के बाद आपके मन में यह ख्याल आना चाहिए कि रचनाकार ने या जिसने वो परिच्छेद लिखा है उसने वो किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है, इसके पीछे उसका उद्देश्य कौन सा है। ये सारी बातें जब आप उसको समझ पाएंगे तब कहीं जाकर आप जो है वह अनुवाद का काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं और 5 में से 5 अंक आपको आसानी से उसमें मिल सकते हैं। तो जाहिर है कि 2 अलग अलग भाषाओं की प्रकृति अलग अलग होती है और इसलिए अनुवाद करते समय ये सारी जो है वो जिम्मेदारियां आपकी है कि आप उसे किस ढंग से पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि पहले हमें वो परिच्छेद जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको पहले आपको गंभीरता से पढ़ना है, 1 बार नहीं 2 बार या 3 बार। फिर उसके बाद आपको उस परिच्छेद का कथ्य क्या है, मतलब वो क्या बताना चाहता है लेखक, इस पर आपको सोचना है। यह ऐसा नहीं होता कि मला भूख लागली, मुझे भूख लगी है, इतना आसानी से वो अनुवाद नहीं होता। ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उसका अनुवाद आसानी से किया जाता है, लेकिन अगर लंबे चौड़े वाक्य होते हैं जिसके उद्देश्य और विधेय 2 हिस्से होते हैं व्याकरणिक की दृष्टि से, तो उसको आपको यह देखना है कि सबसे पहले कि वो किस लिए लिखा है। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको उसका कथ्य देखना है, फिर उसका शिल्प देखना है कि वो किस ढंग से लिखा है, उसकी शैली देखनी है और उसके बाद आप उस परिच्छेद को या पैराग्राफ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसको आप समझने के बाद ही आप उसकी ओर चले जाएं। जो आशय दिया गया है उस परिच्छेद का जो विषय है उस विषय को आपको गंभीरता से समझना है। मसलन अगर देशभक्ति पर परिच्छेद है और आप देश प्रेम की बजाय कोई और ही चीज उसमें रखेंगे तो यह बात हासिल नहीं होगी। तो इसलिए उस परिच्छेद का कथ्य क्या है, उसका शिल्प क्या है, उसकी शैली कौन सी है और उसमें कौन कौन से अन्य भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आजकल होता यूं है कि हम लोग मराठी में बात करते हैं या अंग्रेजी में भी बात करते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं तो अंग्रेजी के शब्दों का जानबूझकर हम प्रयोग करते हैं। और अगर आपको मराठी से हिंदी में वो अनुवाद करना है तो आपको विशुद्ध हिंदी में ही उसको अनुदित करना है। अगर आप उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह अनुवाद जो है यह हास्यास्पद होगा। इसलिए सबसे पहले अपने जहन में इस बात को आपको रखना आवश्यक है कि हम मराठी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।
जैसे कि शुरुआती दौर पर ही हमने कहा था कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना मिजाज होता है और इसके तहत वो अनुवाद जो है वो संपन्न होता है। अनुवाद करते समय अगर वो संस्कृति से संबंधित विषय है तो पूरे भारत की संस्कृति जो है वो भले ही एक है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन विविधता में एकता है, यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसलिए विशेषता, अगर अन्य कोई विषय होता है जैसे शिक्षा शास्त्र होता है, शिक्षण शास्त्र मराठी में हम कहते हैं, या कोई विज्ञान तकनीकी से संबंधित कोई अगर परिच्छेद होता है तो वो बात अलग होती है। कोई एक छोटी सी लघु कथा या कहानी आती है तो आप उसको आसानी से अनुदित करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में अगर आपको अनुवाद करना है तो वो करते समय आपको बहुत बारीकी से उसको देखना होता है, क्योंकि हमारी मतलब महाराष्ट्रियन लोगों की सांस्कृतिक अवधारणाएं अलग होती है और उत्तर हिंदुस्तान के लोगों की सांस्कृतिक अवधारणा अलग होती है, और इसलिए ये सारी बातें आपको देखनी पड़ती है। याद रहे कि अनुवाद यह केवल शब्दानुवाद न हो या केवल भाषांतर न हो, मूल भाषा में जो भाव है वही भाव अनुवाद में उभरने चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और मूल लेखक की जो उसका जो उद्देश्य है लेखन का, उसको भी कहीं क्षति यानी धक्का न पहुंचे, ये बात उससे भी बड़ी है। तो ये सारी बातों को लेकर जब आप अनुवाद करते हैं तो उस समय वह अनुवाद सफल होता है। बेशक आप हिंदी में अनुवाद करते समय इक्का दुक्का उर्दू का शब्द या संस्कृत का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सभ्य स्त्री पुरुष हो कि सभ्य स्त्री पुरुष हो, तो इसके लिए अगर आप सबातिनो हजरात इस प्रकार से कहेंगे तो ये प्योर उर्दू हो जाएगी, ये विशुद्ध उर्दू अनुवाद हो जाएगा। इसलिए भाषा की प्रकृति और अनुदित भाषा की प्रकृति, इसका भी हमको इस संदर्भ में विचार करना है। लेखक ने, मूल रचनाकार ने जो विचार रखे हैं वो विचार हिंदी में लाते समय मराठी में कोई गड़बड़ी हड़बड़ाहट न होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है वो अनुवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विदेशी शब्दों का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो विदेशी शब्द अधिक मात्रा में न हो, इतनी तो सावधानी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई अपठित परिच्छेद मराठी भाषा का होता है, उसको आपको हिंदी में जब आप उसका अनुवाद करते हैं तो आपको ये सारी जो है वो सावधानियां बरतनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम एक कोई अपरिचित मराठी परिच्छेद लेकर लाइन पंक्ति, एक एक पंक्ति को लेकर उसका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है इस पर हम विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।